तो भाई what we have done is power required to move a rod uniformly in uniform magnetic field. तो हमने देख लिया कि रॉड चलेगी तो ईएमएफ सोर्स की तरह बिहेव करेगी और उसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तब तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और हमने देखा कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स कितनी आएगी, वो BIL के बराबर आएगी। BIL, आई की वैल्यू डाली तो ये आ गई जी फोर्स। जितनी फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में उतनी फोर्स तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई टू मूव द रॉड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो तुम्हारी पावर पूछी गई थी कि तुम्हें कितनी पावर लगानी पड़ेगी, वो आ गया F.B B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन R के बराबर। चलो बेटा आगे। Relation between magnetic flux and charge flowing through the circuit. EMF इंड्यूस के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, -d∅/dt। VLB तो रॉड के लिए ना बेटा। वैसे फेराडे की अगर बात करें, फेराडे थर्ड लॉ, तो EMF इंड्यूस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या था, -d∅/dt। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता था, ऑपोजिट, अपोज करना। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है। बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ने नहीं देना, और अगर कम हो रहा है तो कम नहीं होने देना। बंदा जीना चाहता है तो उसको बोलेगा 2 डंडे और मार रहा है, बोले तेरे को मरना पड़ेगा। बंदा बोला चलो मैं मर रहा हूँ यार, क्या बोले कैसे, ऐसे कैसे मर जाएगा, अभी तेरे को पानी पिलाता हूँ। तो बढ़ रहा है फ्लक्स तो बढ़ने नहीं देना, कम हो रहा है तो कम नहीं होने देना। E = -d∅/dt। EMF इंड्यूस क्या बेटा, IR के बराबर लिखो इसको, = d∅/dt। माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए ना। IR = d∅/dt। I क्या होता है बेटा, dq/dt। तो मैंने I को लिखा dq/dt इंटू R = d∅/dt। बाई dt कैंसिल हो गया और dq आपके पास आ गया d∅/R। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। dq की या इंटीग्रेट करोगे तो q आ जाएगा, d∅ को इंटीग्रेट करोगे तो ∅2 - ∅1 आ जाएगा। तो q इज ∅2 - ∅1 अपॉन R के बराबर आ गया। तो कोई भी आपके पास कॉइल है, शुरुआत में फ्लक्स उसके पास है ∅1, और बाद में एरिया चेंज होने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स हो गया ∅2। फिर बोलेगा यार फ्लक्स तो चेंज हो गया बॉस, करंट भी फ्लो किया ही होगा, पर बताओ चार्ज कितना फ्लो किया। तो चार्ज फ्लोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू ∅2 - ∅1 अपॉन R के बराबर होगा जी। हो गया बेटा, आगे चला जाए। चलो जी, चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन करेंगे अब आप लोग। रेफर टू फिगर, ये रही फिगर जी आपके पास। द आर्म PQ ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x = 0। x = 0 ये रहा भाई, ये यहां से एक रॉड को मूव करना शुरू किया, चलते 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 यहां तक पहुंचे। पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। बस यहीं तक थी, x = b तक ये मैग्नेटिक फील्ड थी। उसके बाद 2b तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। न्यूमेरिकल इसी के बारे में जी। द आर्म PQ ऑफ द PQ, कौन सी आगे बेटा, ये वाली आर्म। द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x = 0 आउटवर्ड। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम x = 0 टू x = b। x = 0 से x = b तक है वो मैग्नेटिक फील्ड सर, आउटवर्ड है। फॉर x > b ओनली, अच्छा, एंड इज 0 फॉर x = x > b। इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ओनली द आर्म PQ पोजेसेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस R। इसमें रेजिस्टेंस भी है, R या स्मॉल r जो भी आप बोलना चाहो, तो इसमें रेजिस्टेंस भी है जी। कौन से, बाकी जगह रेजिस्टेंस नहीं कहता, बाकी कोई रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x = 0 to x = 2b
मतलब इसको हम यहाँ से ले जा रहे हैं ऐसे 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 और यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये सिचुएशन कंसीडर करोगे था। एंड इज देन मूव्ड बैक टू x इक्वल टू 0, यहाँ उसके बाद वापस ला रहे हैं x इक्वल टू 0 तक वापस ला रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड भी, कांस्टेंट स्पीड के साथ लेके जा रहे हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, द इंड्यूस ईएमएफ, द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म एंड द पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट। स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद डिस्टेंस। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने आर्टिकल किया उसी के ऊपर बेस्ड में हमारी रॉड चली, इधर तक तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, वापसी में भी यहां तक कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, अंदर आएंगे तो फिर इंड्यूस होगा। बोलो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, बोलो बेटा। बीएलबी, रॉड में ईएमएफ इंड्यूस बीएलबी। प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं, पर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को काटती हुई आगे बढ़ेगी तो ईएमएफ इंड्यूस बीएलबी। कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर लूंगा मैं, राइट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल लेते हैं, लेफ्ट से भी आ जाएगा, राइट हैंड रूल है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मोशन आगे, करंट नीचे, करंट नीचे तो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया जी ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, कितना बीएलबी। करंट कितना हो जाएगा बेटा, बीएलबी अपॉन आर, यही होगा जी। तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस आ गया बीएलबी, करंट आ गया जी बीएलबी अपॉन आर, ये आ गया जी। फोर्स किधर को ऐड करेंगे अब, क्योंकि करंट नीचे की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, फोर्स अंदर ही आएगी, अपोज करेगी मोशन को। आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हो, ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज। करो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितनी, बीआईएल के बराबर। पावर डिसिपेटेड एफ डॉट बी है ना बेटा, तो ये आ गया आई ई बाई आर बेटा, बीएलबी अपॉन आर आ गया, है ना बेटा। ईएमएफ इंड्यूस बीएलबी, करंट आ गया ई बाई आर बीएलबी अपॉन आर, फोर्स आ गई बीआईएल के बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, पावर एफ डॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ऑलरेडी आर्टिकल जो हमने किया वो यूज कर रहे हैं। एल से एम तक, यहां तक कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, क्यों, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट ही नहीं होंगी तो ईएमएफ का आएगा। तो एल टू एम में ईएमएफ भी 0, करंट भी 0, फोर्स भी 0, पावर डिसिपेटेड भी 0। फिर वापस आया एम टू एल, फिर से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, क्या, ईएमएफ 0, करंट 0, फोर्स 0, पावर भी 0। वापिस एल टू के, है ना बेटा। जब वापिस एल टू के आएगा तो वेलोसिटी किधर, इधर निकालें करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, है ना बेटा, ऐसे मोशन इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर, करंट ऊपर का मतलब हो गया कि ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर वही होगा, ईएमएफ हो जाएगा बेटा बीएलबी के बराबर, फोर्स आ जाएगी बीआईएल बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, पावर हो जाएगी एफ इनटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। वही आर्टिकल है, उसी के ऊपर बेस न्यूमेरिकल था सारा जो इससे पहले हमने किया। इससे पहले वाला YouTube में जो लेक्चर है उसमें लास्ट में आता है, वो देखने में बड़ा लग रहा था न्यूमेरिकल, निकला कुछ भी नहीं, जो हमने आर्टिकल कर लिया उसी के ऊपर बेस निकला सारा। अगर आपको पावर फोर्स के फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डिराइव करने की जरूरत नहीं कि फाई लिखा फिर माइनस डी फाई अपॉन डी टी निकाला, कुछ नहीं, सीधा सीधा लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हम इसके आर्टिकल कर चुके हैं। डायग्राम को बिना कख समय में जाना, इसमें खड़ा सारी रिकॉर्डिंग का सत्यानाश।
तो नहीं क्या बेवकूफ़ पैदा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी में ये बोलता है ग्राफ भी ड्रॉ करो। यहां से यहां तक जब रॉड गई कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो यूनिफॉर्मली एरिया बढ़ता जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, एन बी ए, एन तो यहाँ पे है नहीं, बी इंटू ए। अगर एरिया यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो फाई भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। तो फाई टी ग्राफ, ये फ्लक्स और ये टाइम, यूनिफॉर्मली फ्लक्स बढ़ता चला गया। कहां तक, एल तक, यहां तक एल तक यूनिफॉर्मली फ्लक्स बढ़ता चला गया। उसके बाद एल से एम तक फ्लक्स कांस्टेंट। क्यों, यहां भी आएगा तब भी बी इंटू ए, यहीं तक है वो बी इंटू ए, बस ये वाला एरिया काउंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है। यहां जाएगा तब भी यही बी इंटू ए कांस्टेंट, एल से लेके एम तक कांस्टेंट, और फिर वापिस आया तो भी कांस्टेंट, एम से लेके एल तक भी कांस्टेंट। उसके बाद जब रॉड अंदर की तरफ चलने लगी तो एरिया कम होने लगा और फ्लक्स फाइनली जीरो। फ्लक्स कम होने लगा एल से के तक और फाइनली फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स और पीछे चलो, वो चलो पीछे, ऑब्स्ट्रक्ट मत करो किसी को। हाँ जी, जब के से एल तक गई तो फ्लक्स बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, तो ग्राफ हमारे पास आया ऐसा, ये वाला। लेकिन जब एल से एम तक गई, रॉड यहां पहुंची, तो क्या होता है, फ्लक्स बी इंटू ए, पर बी तो इसी एरिया में है यार, यही वाला एरिया लेना पड़ेगा, बी इंटू यही वाला एरिया। आगे चाहे वो यहां पहुंच गई चाहे वो यहां पहुंच गई, लेकिन एरिया वही जहां तक मैग्नेटिक फील्ड थी। फ्लक्स कांस्टेंट हो लिया, वापिस आया तो एम से एल तक भी फ्लक्स वही, एल से फिर के तक फ्लक्स कम होने लगा और फाइनली जीरो हो लिया। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहां डी फाई अपॉन डी टी कॉन्सेंट, ईएमएफ कॉन्सेंट, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। टेन थीटा देगा ना बेटा डी फाई अपॉन डी टी, इसका स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, नेगेटिव ऑफ दैट स्लोप। ईएमएफ कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव। उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट, अरे फ्लक्स कांस्टेंट तो डी फाई अपॉन डी टी जीरो, यहां तक ईएमएफ इंड्यूस जीरो। फिर यहां क्या आ गया, नेगेटिव स्लोप, एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन या ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्लोप नेगेटिव, ईएमएफ इंड्यूस माइनस ऑफ दैट स्लोप, माइनस माइनस प्लस हो गया, ईएमएफ पॉजिटिव, और टेन थीटा हर जगह सेम है तो ईएमएफ कांस्टेंट। ये ईएमएफ का ग्राफ आ गया। तो वो रॉड जिसके हमने डाटा पीछे किया, उसने ग्राफ भी ड्रॉ करने को बोलता है कि फ्लक्स और टाइम के बीच का ड्रॉ करो, ईएमएफ और टाइम के बीच का ड्रॉ करो। हम जानते हैं ईएमएफ क्या था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी क्या होगा, स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ। एक्यूट एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ बने तो पॉजिटिव स्लोप, लेकिन ईएमएफ नेगेटिव आएगा, और एक्यूट एंगल रिवर्स डायरेक्शन के साथ बने या ऑब्ट्यूज एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ बने तो नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है, ईएमएफ पॉजिटिव हो गया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जब ये आगे जा रहा था, फोर्स कहां थी, पीछे। अगर आगे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगी बेटा। जब ये आगे जा रहा था कहां तक, एल तक, तो फोर्स क्या थी, नेगेटिव। कितनी थी, बी एल स्क्वायर, बी स्क्वायर बी आई एल ना बेटा, आई की वैल्यू डाली तो क्या आ था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, फोर्स नेगेटिव। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है जहां पे, वहां पे थोड़ा फोर्स ऐड करेगी, वहां फोर्स जीरो। उसके बाद एंड वापिस यहां तक फोर्स जीरो। उसके बाद ये आ रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन फोर्स तो आगे होगी ना, फिर अपोज करेगी, वो फोर्स पॉजिटिव हो गई। ये देखो ये फोर्स पॉजिटिव हो गई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर।
फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास तो डायरेक्शन होती है भाई, लेकिन पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होगी, साथ साथ में सारे पॉजिटिव है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, यही थी ना पावर, सब कुछ ही तो पॉजिटिव है, तो पावर यहाँ आई, फिर कोई पावर नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या होगा? फ्लक्स कांस्टेंट था, करंट ही नहीं है, तो फिर पावर कहाँ से आएगी? फिर अचानक से पावर फिर आई जब वो यहाँ से एल से एम की तरफ आया, पहले पावर यहाँ तक थी, फिर आगे तक गया कोई पावर नहीं, वापिस आया कोई पावर नहीं, यहाँ से यहाँ तक फिर से पावर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। एडी करंट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने किया, whenever magnetic flux linked with a coil changes EMF is induced। कॉइल में डिफाइंड पाथ होता है, वायर है वो सिर्फ कॉइल जो है ना, लेकिन कॉइल की जगह अगर कोई मेटल ब्लॉक आपके पास हो, एंड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ मेटल ब्लॉक चेंजेस, तो बेटा मेटल ब्लॉक में तो थोक में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वायर में तो डिफाइंड पाथ ही है ना, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट उसमें जाएगा। लेकिन अगर कोई मेटल का ब्लॉक आपके पास है और मैं मैग्नेट को उसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल ब्लॉक इज चेंजिंग नाउ, राइट? एंड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल ब्लॉक चेंजेस, तो ईएमएफ तो उसमें भी इंड्यूस होगा, लेकिन उसमें यार इलेक्ट्रॉन बड़े भारी है, मेटल ब्लॉक में फ्री इलेक्ट्रॉन थोक में होते हैं, तार थोड़ा है, वायर थोड़ा है, वो पूरा ब्लॉक है, सारे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे हर जगह, और एक वर्लपूल सा इलेक्ट्रॉन का बनने लगेगा, एडी फॉर्मेशन जिसको एडी बोलते हैं हम लोग, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घूमने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग करंट डेवलप होगा, उसी करंट को हम एडी करंट बोल रहे हैं। तो किसी वायर में होगा तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था, कोई मेटल ब्लॉक में होगा तो एडी करंट बोल दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। क्या? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल ब्लॉक चेंजेस, EMF is induced in the metal block, due to which strong current is induced, which is known as eddy current. Whenever magnetic flux linked with the metal block changes, EMF is induced in the metal block, due to which EMF की वजह से क्या होगा? Strong current is induced in the metal block, and that strong current is known as क्या बेटा? eddy current, उसी को बोला हमने। देखना बेटा, हाँ मैं बता रहा हूं, देखो ये क्या हुआ, ये एक मेटल ब्लॉक है बेटा, क्यूबिकल सा मैंने शो किया है 3 डायमेंशन में, ऐसा ये नॉर्थ पोल आ रहा है आगे की डायरेक्शन में, EMF इज इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन के वो नॉर्थ पोल को आगे नहीं आने देगा, क्या बन जाएगा? नॉर्थ ही बन जाएगा, यही बोलता है फैराडे लॉ बेटा। तो यहाँ नॉर्थ पोल बनने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, करंट ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सारे में घूमना शुरू हो गए, यहाँ भी और यहाँ भी सारे में, और वर्लपूल सा बन गया सारे इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशन में ना बेटा। ब्लॉक है, इमेजिन करो ना, ऐसा मत सोचो क्या अलग है, सारे घूमना शुरू होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पूरा मेटल ब्लॉक है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाए। हर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो करंट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ को अपोज करने के लिए नॉर्थ आ गए यहाँ पे, EMF is induced in such a direction so that it can oppose the cause producing it, वही ना बेटा। तो ये वाला जो करंट है जो कि वायर में नहीं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग करंट इंड्यूस होगा, इसका नाम हमने दे दिया एडी करंट है, वो ही इंड्यूस करंट है। चलो भाई इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं एडी करंट के। ये क्या है बेटा? एक सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड के अंदर हमने डाल दिया सॉफ्ट आयरन कोर ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, और अब इसमें ऑल्टरनेटिंग, ये क्या का सिंबल होता है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट, जो अभी हमने किया ऐसा करंट, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव।
कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब कभी करंट की डायरेक्शन ये तो कभी इससे उल्टी, कभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो कभी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फ्लक्स चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मैक्सिमम पे जाएगी, फिर कम होना शुरू हो गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार डायरेक्शन बदल रही है भाई, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। व्हेनेवर अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी इनटू ए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर क्या होती है, बोलोगे म्यू नॉट एन आई। और आपका जो करंट है वो कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे कभी करंट जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी नेगेटिव। अगर आई चेंज होगा तो बेटा बी भी तो चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है बी इनटू ए, अरे वो भी तो चेंज होगा। एंड वेरेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल या मेटल ब्लॉक चेंजेस। अब ये मेटल ब्लॉक है मान लो, ऊपर कॉइन है मान लो, डिस्क है, मेटल डिस्क है, तो ऊपर मेटल डिस्क अगर आपके पास है उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा। EMF will be induced in such a direction so as to oppose the cause। cause क्या है, cause ये है अगर यहाँ पे बना कैसा है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल ना बेटा, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा तो इसके नीचे अपोज करने के लिए नॉर्थ बन जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे साउथ बनेगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ साउथ बन जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ को अपोज करेगा, आपकी मेटल डिस्क इक्विलिब्रियम में ऊपर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देगी। तो जैसे ही आप यहाँ से AC इसमें ऑन करते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑन करते हो, मेटल डिस्क को ऊपर जैसे ही आप रखते हो, किसी इंसुलेटिंग चीज से रखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करंट है तो खतरनाक हो सकता है, तो ऊपर जैसे रखोगे हवा में फ्लोट करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों बैलेंस होगी तो हवा में फ्लोट करेगी। उसको क्या तो राजा भाई फ्लोट करने में। एक एप्लीकेशन ही आगे जी, दूसरी एप्लीकेशन और देखो जी। यहां हमारे पास एक रस्सी स्ट्रिंग से हमने ना ये मेटेलिक शीट है हमारे पास, और ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, जैसे ये है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, नॉर्थ साउथ, बीच में बेटा मेटेलिक शीट है, बीच में नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड है ना। जैसे ही मेटल शीट को मैंने और ऊपर से टंग रही है वैसे घूम रही है, ऑसिलेट करना चाह रही है, ऑसिलेट जैसे करेगी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाना शुरू जैसे जाती है तो क्या होगा बेटा, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, बीच में शीट, समझ रहे हो ना बेटा, शीट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मैक्सिमम, जैसे ही बाहर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है, फ्लक्स कम होना शुरू हो गया, और फ्लक्स कम शुरू होगा तो EMF will be induced in such a direction so as to oppose the cause। बाहर नहीं जाने देगा इसको, साउथ के सामने अगर साउथ है, साउथ के सामने नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, और नॉर्थ के सामने साउथ आ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा उसको, बाहर नहीं जाने देगा, बाहर चला गया फिर अंदर आना शुरू किया, अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर भी नहीं आने देना, अब साउथ के सामने साउथ, नॉर्थ के साथ अपोजिशन शुरू हो गई। मतलब अगर मैग्नेट ना होता तो इस मेटल शीट ने ऐसे ऑसिलेट करना था, लेकिन जैसे ही मैग्नेट के अंदर गई ना, बाहर जा रहा है तो बाहर नहीं जाने दे रहा है, अंदर आ रहा है तो अंदर नहीं आने दे रहा है, एक दो बार ऑसिलेट करके खत्म, डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। तो ऑसिलेशन खत्म करने का तरीका ये है कि जिसकी ऑसिलेशन हो रही है उसके आसपास मैग्नेट रख दो, बाहर जाना चाहेगा तो बाहर नहीं जाने देना है। किसने, एडी करंट ने, शीट में क्या हुआ, एडी करंट सेटअप हुए, स्ट्रॉन्ग करंट, एडी करंट कुछ ऐसे सेटअप होंगे कि बाहर जाएगा तो बाहर नहीं जाने देना, अंदर आ रहा तो अंदर नहीं आने देना, बस ऐसे करके ऑसिलेशन खत्म। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में, शीट जब ऑसिलेट करने लगी, बाहर जाएगा तो बाहर नहीं जाने देना, अंदर आ रहा तो अंदर नहीं आने देना, और थोड़ी देर में ऑसिलेशन खत्म। डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन इज कॉज्ड बाय एडी करंट्स। ये वही सेम है बेटा, जो यहाँ पर एग्जांपल है वही यहाँ पर है। साउथ के जब बाहर जाने लगा ना तो साउथ के सामने क्या इंड्यूस हो गया, नॉर्थ, बाहर जाने लगा ये, बाहर नहीं जाने देना, साउथ के सामने नॉर्थ, और नॉर्थ के सामने अंदर साउथ, अट्रैक्ट करेगा उसको, जब अंदर आएगा तो उल्टा काम हो जाएगा। अब इस मेटल शीट को अगर आप सेरेट कर देते हो, काट देते हो, ऐसे काटते हो, ऐसे 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 ऐसे, ये सेरेट कर देते हो, सेरेट करोगे तो क्या होगा, बीच में एयर गैप आ गया बेटा, अब स्ट्रॉन्ग करंट डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट का डिफाइंड पाथ हो गया, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, और स्ट्रॉन्ग करंट अगर नहीं होगा ऑसिलेशन डैम्प भी नहीं होगी, बहुत देर तक मजे से ऑसिलेट करता रहेगा। तो पूरी शीट अगर ऑसिलेट करवाओगे तो ऐसे ऐसे करके रुक गया थोड़ी देर में, लेकिन सेरेट करके अगर शीट डालोगे बहुत देर तक ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि अब एडी करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं हो पाए, बीच में एयर गैप आ गया, एयर की रेजिस्टेंस क्या होती है, इन्फिनिट, वहाँ तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो मेटल शीट में एक डिफाइंड करंट, काफ़ी कम करंट जो
डेवलप हुआ है, एडी करंट कम स्ट्रेंथ के अगर डेवलप हुए हैं तो फिर डैम्पिंग भी कम हो जाएगी। तो लास्ट लेक्चर आपका यहाँ तक था जी, यहीं तक था ना बेटा, यहाँ तक हम कर चुके हैं राइट, एडी करंट तक। एडी करंट के बाद आगे बढ़ते हैं जी हम लोग, और आगे हमारे पास अब है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा देखना जी, करंट वाला चैप्टर याद है बेटा, उसमें हम लोग ऐसा जैसा एक स्टेट कनेक्टर जब शो करते थे और उसको बैटरी से कनेक्ट करते थे ऐसे, तो बेटा करंट फ्लो करता था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे। पर पंगा ये हुआ कि ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई थी बेटा, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर जो चार्जेस, कौन से, फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्ट करने लगी और वो चलने लगे थे एक डायरेक्शन में, चलने लगे तो टकराएंगे भी। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट की थी करंट वाले चैप्टर में, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करने लगी और फिर चलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैलकुलेशन की थी। पर आपने ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स आई थी। अरे भाई, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट सेटअप हो रहा है कहीं पे, तो करंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ये है ना करंट बेटा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनना जी, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास एक कॉपर रिंग है बेटा, ये वाला कॉपर, क्या मेटेलिक रिंग बोल दो, कंडक्टर बोल दो, कंडक्टिंग रिंग, जिसके पास फ्री चार्जेस हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को बेटा, ये क्रॉस है, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है टाइम के साथ, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ब्राउनी बोल बेटा, किधर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इनवर्ड है और इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, है ऊपर को, भगवान की तरफ को, हाँ बाहर चले, बाहर लेके चले इसको, क्या बोला, है बेशर्म कहीं का, इतना समझाया फिर वहीं का वहीं है। तुझे ध्यान है बेटा, अपनी तरफ को करंट होगा, ईएमएफ तेरी तरफ को आएगा, तो ईएमएफ को मतलब तेरी तरफ ही आना, तेरे को झटके दे दे के बोले तू ऊपर जा पहले, ऐसे नहीं बेटा, तुम नहीं पढ़ के आए, हाँ बत्ते बोलो ये, ठीक है, क्या बोलता है, इसमें करंट इंड्यूस होगा किधर, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। मैंने ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको रोकना है, थंब बाहर कर दो, क्योंकि थंब आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी तो करंट की डायरेक्शन फिंगर्स के अलॉन्ग होती है, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसा करंट है बेटा। पर करंट की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। कोई पूछे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ टेंजेंट के अलॉन्ग, कोई बोले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ टेंजेंट के अलॉन्ग, कोई बोले यहाँ बताओ टेंजेंट के अलॉन्ग, यहाँ बताओ टेंजेंट के अलॉन्ग, यहाँ बताओ टेंजेंट के अलॉन्ग, यहाँ बताओ टेंजेंट के अलॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है कंडक्टर में, जो कि चार्जेस को दौड़ाने में हेल्प कर रही है। अब चार्ज दौड़ेगा तभी तो करंट होगा। फ्री चार्जेस एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और चलते हैं जी। तो करंट सेटअप हो गया, ये बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगी। थंब पहले ही बाहर कर दो, फिंगर्स आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। अब उसी चैप्टर का सेकंड चैप्टर में चले जाओ जी, फिजिक्स में जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने की थी, क्या आपको ये याद है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr हुआ करता था, dr की जगह dl भी लिख सकते हो, तो dV आपके पास आ जाएगा माइनस EdL। माइनस का मतलब क्या था बेटा, माइनस साइन का मतलब लिखवाया था मैंने उस टाइम, बिल्कुल सही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता चला जाता है, डायरेक्शन का मतलब था सिर्फ। तो अगर मैं dV को इंटीग्रेट करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, E.dl का इंटीग्रेशन बन जाएगा, नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए वो छोड़ा मैंने थोड़ी देर के लिए। अब मैं बोल रहा हूं जी
क्या बोलता है फेराडे, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ईएमएफ की जगह पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ ही बन रहा है यहाँ पे तो, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, मैंने फेराडे लॉ लिखा है। सेकेंड चैप्टर की तो मैंने आपको याद करवा दी, पर या ये भी याद है कि यहां क्लोज का सिंबल जब सेकेंड चैप्टर में लगाता था तो क्या आता था, तो जीरो आता था। सेकेंड चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्जेस की वजह से थी, जहां से चले वहीं पहुंच गए, मतलब क्लोज का इंटीग्रेशन, अगर ये वी है तो दोबारा वी पे पहुंच गए, वी ए माइनस वी क्या आएगा, जीरो। जहां से चले अगर वहीं आप पहुंच जाओगे तो पोटेंशियल तो वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा। वहां ई डॉट डी एल क्लोज पाथ के लिए जीरो आता था, लेकिन यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो नहीं आता। ये भी तो क्लोज पाथ है ना, यहाँ बस ये फर्क है दोनों में बेटा, ध्यान देना है ना। वहां ये जीरो आया करता था, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी के बराबर। चलो सॉल्व करते हैं। ई कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ई बाहर आ गया, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ई उसी डायरेक्शन में डीएल, तो ई डॉट डीएल, ई डीएल कॉस जीरो हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, रेडियस आर है 2 पाई आर, तो ई इंटू 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रेशन ना बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन पूरा आएगा 2 पाई आर, ये ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी ऑफ फाई। फाई क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे है नहीं, बी ए कॉस थीटा। बी आ गई मैग्नेटिक फील्ड, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180, क्यों, एरिया बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच का एंगल 180, कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी आ गया बेटा। तो ई इंटू 2 पाई आर आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन डी टी, पाई से पाई गया, एक आर भी गया, एक आर बच गया बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आर बाय 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी। देखो जीरो नहीं आई, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज पाथ के लिए जीरो नहीं होती। कोई बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ मैंने कंडक्टिंग लिया बेटा, कॉपर रिंग बोला मैंने, तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही आएगी आर बाय 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी, सर्कुलर अगर है तो। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज पाथ के लिए जीरो नहीं होती, लेकिन अगर सेकंड चैप्टर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्जेस की वजह से थी, अगर उसको क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन करें तो वी ए से वी ए तक जाएंगे। जब डी वी का इंटीग्रेशन वी बनेगा, वी ए माइनस वी ए करोगे तो जीरो ही तो आएगा, और क्या आएगा। तो सेकंड चैप्टर में जो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसका डी वी का इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए हमेशा जीरो आता है, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन हमने निकाला, वो जीरो नहीं आया, वो आया आर बाय 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी, सर्कुलर क्लोज पाथ। अगर लो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ इस फिगर को। हम ये बोलना चाहते हैं कि देखो यहाँ तो हमारे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में तो कोई शक है नहीं जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ टेंजेंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाली, क्या है बेटा, आर बाय 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तब होगा ये, क्योंकि फ्लक्स तभी चेंज करेगा, कांस्टेंट होगी तब नहीं होगा। चलो हमने बोला यार कंडक्टर हटा के फेंक दिया हमने, अगर कंडक्टर हटा के आपने फेंक भी दिया ना भाई, तो करंट तो नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि करंट तो कंडक्टर में फ्लो करेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है, ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ है। देखिए ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट जरूरी नहीं कि हमेशा फ्लो करें। जैसे रॉड है अकेली, रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कहते हो, तो एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, ईएमएफ इंड्यूस हो गया बीएलबी के बराबर, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट थोड़ा फ्लो करेगा। तो यहाँ भी कंडक्टर अगर नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगी ना भाई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, कोई पूछे, हाँ हो गई जी, कितनी, आर बाय 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी हो गई जी, ठीक। और आर अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, आर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, मतलब आर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी,
आर बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी बाहर की तरफ को, क्योंकि आर बढ़ता जाएगा dB अपॉन dt। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करनी चाहिए, ये बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ हमने इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ली है, जिसकी वजह से डायरेक्शन आपकी ये आई है। चलो जी, अगर आप बोलोगे कि जी यहाँ जैसे हमने ये वाला एरिया लिया, ठीक, ये एरिया नंबर 1, और ये वाला क्या एरिया नंबर 2, तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम ज़्यादा हो सकती है ना बेटा, लेकिन अगर एरिया सेम है, ये जितना ये वाला एरिया उतना ये वाला एरिया, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। बी चेंज कर रही है ना, तो फिर सेम होगा। जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा उतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करे तो यहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस दोनों में बराबर होगा। तीसरा एरिया ये वाला है, देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया यार, थोड़ा अंदर है बाकी बाहर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया तो इसमें एरिया कुछ बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वही काउंट करेंगे हम लोग। एरिया कम हो गया मतलब पहले से, ईएमएफ इंड्यूस ही कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है लेकिन ईएमएफ इंड्यूस कम हो गया क्योंकि कुछ एरिया बाहर चला गया। चौथा एरिया ये वाला आ गया, तो बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। कोई पूछे ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, ना, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फील्ड कहाँ तक है बेटा, ये भी इसी रीजन तक है, तो बाहर तो ही नहीं है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो। तो चौथे में ईएमएफ इंड्यूस जीरो, तीसरे में थोड़ा कम, पहले और 2 में बराबर, क्योंकि एरिया सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो यहाँ होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि करंट ईएमएफ हो और करंट हमेशा फ्लो करे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा अगर सर्किट कंप्लीट है, नंबर 1। और नंबर 2, कंडक्टिंग पाथ आपके पास है, कंडक्टर मतलब चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए जो करंट ले जाने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर एयर है, वैक्यूम आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो चार्ज तो है नहीं हमारे पर ले जाने वाला जो करंट ले जाए। ईएमएफ डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगी, ठीक है, लेकिन करंट ज़रूरी नहीं है कि फ्लो करे। ठीक है बेटा, हाँ, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ना इंक्रीज कर रही है, हम बोलेंगे जी इंक्रीज नहीं होने देना मैग्नेटिक फील्ड को, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट जिस डायरेक्शन में है, ऐसे ही था ना बेटा, ये देखो, ये ईएमएफ की डायरेक्शन थी, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सेल्फ इंडक्शन बेटा बहुत ही शानदार फिनोमेना। देखिए हमने ये बोला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो तो लॉ फैराडे ने बना ही दिया है। फैराडे ने कोई अपनी जेब से निकाल के लॉ नहीं दिया, आप जानते हो अच्छे से, जो दुनिया में हो रहा है वही कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो हो रहा है वो किताबों में लिख दिया, वही लॉ बन गया। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ क्या हुआ जरा ध्यान से देखें जी, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ की थी और मैंने की ऑन कर दी, की जैसे ही ऑन करेगा तो करंट ग्रो करेगा 0 to मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होती है बेटा, सोलेनोइड के अंदर म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड थी जी। अरे 0 to मैक्सिमम करंट ग्रो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रो करेगी। फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी इनटू ए। तो अगर करंट बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, तो फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे, ये है ना करंट की डायरेक्शन, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। अरे फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज नहीं होने देना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी और उल्टी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर देगी इसको अपोज करने के लिए, और उल्टी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगी, मतलब करंट ग्रो होना चाहता है बेचारा, उसको ग्रो करने से रोक दिया। ये करंट की डायरेक्शन है ना बेटा, ये बोले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है, बाहर की डायरेक्शन में ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर की डायरेक्शन में है, ठीक, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस,
इंड्यूस नहीं, जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, और इंड्यूस हो गई उसको अपोज करेगी क्योंकि बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो फ्लक्स भी बढ़ा ना बेटा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगी, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस करंट को अपोज करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, अपनी ही कॉइल में करंट को सेटअप होने से रोक रहा है। इस देखो महान आत्मा को, वायर को, अपनी कॉइल में करंट बढ़ रहा है, बढ़ने दे यार, तेरे को क्या तकलीफ है ना, उसी को रोक दिया, उसी को ब्लॉक कर दिया। इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं हम लोग। अपने आप में ही करंट की ग्रोथ को रोक देना, या अपने आप में करंट को डिके होने से रोक देना। और सुनना, करंट थोड़ी देर में कांस्टेंट हो जाएगा जी, जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना ही बंद हो गया। अब आपने की ऑफ कर दी, निकाल के फेंक दी, तो करंट मैक्सिमम टू 0 जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज भी नहीं हो देना, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। करंट डिक्रीज करना चाहे तो डिक्रीज नहीं होने देना, करंट इंक्रीज करना चाहे तो इंक्रीज नहीं होने देना। इसी को सेल्फ, अपनी कॉइल में अपने से ही हेरा फेरी। मतलब कोई अगर बोल रहा है कि भाई यार ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा जी लेता हूँ, दिल कर रहा है जीने का, तो बंदा साथ में दो खड़ा है, बोले तेरे को मैं जीने देता हूँ, ठहर तो, टांगे तोड़ता हूँ तेरी पहले तो, और उसके बाद तेरे को अच्छे जीने देता हूँ मैं। फिर बोला चले यार अगर तू इतना ही मतलब बुरा मान रहा तो मैं मर जाता हूँ तो बोला नहीं, ऐसे कैसे मर जाएगा, मैं दोस्त नहीं, मैं तेरे साथ मरने नहीं दे तेरे को, ना यार जीने देना ना मरने देना। यही हाल है, करंट ग्रो करना है तो ना ग्रो करने देना, करंट डिके हो रहा तो डिके भी नहीं होने देना। The phenomena of opposing any change in strength of current flowing through a coil is known as self-induction. The phenomena of opposing any change in strength of current flowing through a coil is known as self-induction. बेटा ये डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को लिखनी है। तो भाई मैंने बोला फाई क्या होता है, एन बी ए, और बी कितना आया था, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, मतलब फाई डायरेक्टली पोजिशन टू आई हो गया, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फाई डायरेक्टली पोजिशन टू आई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया एल, इस एल को पता क्या बोलते हैं, वेयर एल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। तो फाई के लिए हमारे पास आ गया, फाई का ऐसा यूनिट क्या बताया था मैंने, ठीक है, नहीं मैंने फ्लक्स तो शुरुआत में बताया मैंने उस टाइम। चलिए फ्लक्स का ऐसा यूनिट बेटा, वेबर बताया, इसका दिमाग घुमा हुआ है, ऐसा यूनिट नहीं बताइए अभी, वो बाद में करेंगे। वेबर और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, और दोनों में रिलेशन 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो जैसे ही आपने की ऑन की, करंट इन द कॉइल ग्रो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। अगर आप की हटाओगे तब वो करंट मैक्सिमम टू 0 जाना चाहेगा, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अपने आप में ही स्ट्रेंथ ऑफ करंट को चेंज होने से रोकने के प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोल दिया हमने। मुझे अब आपको यहाँ एल की डेफिनेशन बतानी है, क्योंकि एल आपके पास क्या आ गया, फाई अपॉन आई, ऐसा यूनिट वेबर पर एम्पेयर, राइट। वेबर पर एम्पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी, HENRY। ये रहा अगला आपके पास, फाई आ गया, एल आ गया फाई अपॉन आई, ठीक है बेटा। और वेबर पर एम्पेयर को क्या बोलेंगे, हेनरी, क्या कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हेनरी पूरा लिखना है तो स्मॉल एच से लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा, और सिंबल लिखना है तो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे जी। एक चीज और, कि अगर आई 1 यूनिट ले लिया जाए तो एल किसके बराबर आ गया, फाई के बराबर। ये डेफिनेशन आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, कब, व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। कोई बोले कि डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, तो एल आ गया फाई अपॉन आई। हम बोलेंगे जी अगर आई 1 यूनिट हो जाए, एल फाई के बराबर हो जाएगा, और यही अंग्रेजी में लिख देना तुम लोगों ने,
कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। तो ये आ गया फैल इक्वल टू 5/I वेबर पर एम्पियर है हेनरी, और उसके बाद यहाँ डेफिनेशन आ गई कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। आगे बेटा phi-Li, अगर phi-Li के बराबर आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस क्या था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। एल कॉन्स्टेंट है बेटा, तो क्या आ जाएगा माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस कोई पूछे कॉइल में कितना होगा तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस एल इंटू डी ए अपॉन डी टी। एक डेफिनेशन यहाँ से भी एल की निकल आई, माइनस तो डायरेक्शन के लिए होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन अपोज करेगा। एल आ गया ई डिवाइड बाई डी आई अपॉन डी टी। और यहाँ बोल सकते हैं हम क्या कि डी आई अपॉन डी टी अगर 1 यूनिट होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। बताएं अंग्रेजी में लिखे इसको, क्या लिखेगा डेफिनेशन को, एल की डेफिनेशन, एल इक्वल टू ई डिवाइड बाई डी आई अपॉन डी टी। अगर डी आई अपॉन डी टी 1 यूनिट हो जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ई के बराबर आ गया। अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, लिख फिर क्या लिखता है वो बताते हैं भला। बोलो गौतम। तो द कॉइल इज 1 यूनिट, तो बेटा ABCD पढ़ा करो जेड तक पूरी, बीच में भूल रहा है। तो क्या आ गया, एल इक्वल टू ई के बराबर क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लिख लेना यहाँ पे, एल इक्वल टू ई डिवाइड बाई डी आई अपॉन डी टी ना। इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 यूनिट देन एल इक्वल टू ई। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज आल्सो इक्वल टू coefficient of self induction of a coil is also equal to EMF induced in the coil when a rate of change of current to the coil is 1 unit. Coefficient of self induction of a coil is equal to EMF induced in the coil when rate of change of current to the coil is 1 unit. ये इसके अकॉर्डिंग बेटा एल की डेफिनेशन आ गई, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेते हैं, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि बस अंग्रेजी में लिखना है। बता बेटा ABCD करेगा आज, लिख के करनी सारी, जेड तक पूरी भूलनी नहीं चाहिए। चलो बच्चों आगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या हो गया जी, कॉइल ने अपने आप में ही करंट को ग्रो करने से रोक दिया, कॉइल ने अपने आप में करंट को डिके होने से भी रोक दिया। ना तो वो चाहती है कि करंट बढ़े उसमें, ना वो चाहती है कि करंट कम हो। ये वैसे ही नहीं आ गया जैसे इनर्शिया था +1 में। कोई मास अगर रेस्ट में तो उसको चाहता नहीं कि चले, और कोई मोशन में तो वो रुकना नहीं चाहता। इनर्शिया का जो रोल मैकेनिक्स में था वही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर आएगा। क्या अब चलो बेटा आगे, लो भाई आगे बढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में और बताऊं आपको थोड़ा सा। और वो ये कि यहाँ डी आई अपॉन डी टी ग्रेटर देन 0 मतलब बढ़ रहा है करंट। आपने की ऑन की, यहाँ पर की ऑन किया और करंट बढ़ने लगा 0 टू मैक्सिमम। और जब करंट बढ़ने लगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा, अपोज करेगा इसको। कितना होगा वो, एल डी आई अपॉन डी टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस का मतलब डायरेक्शन से अपोज करेगा। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। कोई आपसे पूछे यार ऐसा करो कि नेट ईएमएफ बताओ कितना है सर्किट में, कितना हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी, सॉरी ई माइनस, क्योंकि ई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर। कम हो गया इफेक्टिव ईएमएफ। पर ये भी याद रखना बेटा कि जब तक करंट चेंज होगा ना तभी तक होना है ईएमएफ इंड्यूस।
और मैं आपको बता दूं कि करंट मैक्सिमम तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻5 सेकेंड। समझ रहे हो, सुन रहे हो? 10⁻⁻5 सेकेंड का मतलब हो गया 1/1 लाख ऑफ अ सेकेंड। ब्लिंक ऑफ आई में भी 1 सेकेंड लगता है, इसका भी 1 लाखवां हिस्सा। इतने में करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही करंट कांस्टेंट हुआ तो dA/dt क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, EMF ही के बराबर हो जाएगा। बहुत ही छोटे से टाइम की बात हो रही है कि उस छोटे से टाइम के अंदर क्या क्या हो गया। चलो भाई, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमने कैलकुलेट करना है, और उसको सर्कुलर कॉइल का बोलो, चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल का बोलो, चाहे किसी और का बोलो, सोलेनोइड का बोलो, तरीका है कि ये सब में क्या तरीका है, आप फाई निकालो। फाई क्या होता है? LI भी होता ना, जो भी फाई निकला उसको LI लिख दो, आई कैंसिल हो जाएंगे, L निकल आएगा। बस आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, सर्कुलर कॉइल है मेरे पास और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने हैं? कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? म्यू नॉट NI डिवाइड बाय 2R, यही थी बेटा। तो भाई आगे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI/2R। फ्लक्स क्या हो जाएगा? NBA, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं ना बेटा। तेरे को दिख रहा है बेटा वहां से? तो आ गया फाई इज इक्वल टू NBA, NB वाला बेटा इनटू एरिया। एरिया क्या आएगा? बस सर्कल का एरिया, πr²। N, ठीक है, इंटू B इंटू एरिया πr²। N इंटू B बेटा म्यू नॉट NI/2R है ना बेटा, इंटू πr²। इसको कैलकुलेट करो बेटा और इसको LI से इक्वेट कर दो। I और I कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो सारा सेल्फ इंडक्शन। तो कोई आपको बोले कि बताओ भाई कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होगा, तो ये होगा। मैं ये रिकॉर्डिंग इसकी खत्म करूँ ना बेटा, फिर करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, ये आ गया आपके पास लंबी वाली सोलेनोइड भाई। लेंथ क्या मान ली बेटा? स्मॉल l। मुझे ये बताओ कि भाई सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना बेटा, म्यू नॉट इंटू N डिवाइड बाय L इंटू Y के बराबर ही आ गई। कोई बोले फ्लक्स कितना होगा? NBA, तो B की वैल्यू डाल दो, N म्यू नॉट NI/L इंटू A बेटा, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? म्यू नॉट N² A/L इंटू I, है ना। LI से इक्वेट कर दो, आंसर आ गया, ये आ गया बेटा। B म्यू नॉट NI या म्यू नॉट इंटू N/L इंटू I। फाई क्या हो गया? NBA, NBA से इक्वेट किया। दोबारा लिखो, नजर आ रहा है सबको कि नहीं? अबे नजर आ रहा है? तो फाई आ गया NBA के बराबर, दोबारा लिख रहा हूँ बेटा छोटे अक्षरों पर, N इंटू म्यू नॉट N/L इंटू I, यही था ना, इंटू एरिया। तो फाई आ गया जी म्यू नॉट N² A/L इंटू I, और फाई को क्या लिख दिया? LI बेटा, I कैंसिल हो गया, L आपके पास आ गया म्यू नॉट N² A/L। L से मल्टीप्लाई करो, N से डिवाइड करो, म्यू नॉट N/L का होल स्क्वायर इंटू A इंटू L। तो क्या और क्या लिखते हो? म्यू नॉट N² इंटू A इंटू L भी लिख सकते हो। ये हमारा सोलेनोइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। किसी का भी निकालना हो कोई चक्कर नहीं है, फाई निकालो बस, और फाई को LI से इक्वेट कर दो, काम खत्म हो रही है। टोरॉइडल सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड भी तो सोलेनोइड के बराबर ही होती है, बस उसमें क्या इनर और आउटर एरिया दिए होते हैं, R1 और R2 बार का। तो एरिया क्या ले लोगे फिर? πr² माइनस πr1², ये एरिया। बस फॉर्मूला यही है, एरिया की जगह लिखोगे πr² माइनस πr1²।
यहाँ एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, ये सर्कल है ना ये बना हुआ है, ये रेडियस अगर आर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो भाई कैसी भी शेप की क्यों ना हो, करंट कैरिंग कॉइल्स रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, या सोलेनॉइड हो सकती है, सबका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालने का ही तरीका है। फाई निकालो और फाई को एल आई से इक्वेट कर दो, आई आई कैंसिल हो जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकल आएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, अब इंडक्टर में किस खुशी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी बेटा, जब भी आप किसी के ऊपर वर्क करते हैं, पेन अर्थ पे पड़ा है, मैं ऊपर उठाता हूँ तो mg के बराबर फोर्स लगाऊंगा, h हाइट तक उठाई मैंने, वर्क किया mgh, वो मेरा वर्क बेकार तो आज तक कभी गया नहीं, वो इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। किसी बॉल के ऊपर वर्क करता हूँ, वो मेरी जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा किया हुआ वर्क कभी बेकार नहीं जाता, वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट जरूर होगा। यहाँ कौन वर्क कर रहा है जी, यहाँ बैटरी वर्क कर रही है जी बेटा, ये बैटरी की ऑन की ना तो बैटरी क्या करेगी, करंट भेजेगी। अरे बैटरी ने तो करंट भेजा लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितना, माइनस एल डी अपॉन डी टी। जैसे कोई बॉडी आपके पास होती है और उसके ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐड करती है, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी चले रहना है तो कम से कम फ्रिक्शन के बराबर फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहे, नेट फोर्स जीरो। वैसे ही ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बैटरी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, कम से कम इतना ईएमएफ लगाना ही पड़ेगा ताकि करंट मेंटेन कर सके, यही होगा ना। तो बैटरी ने जो ईएमएफ भेजा वो क्या था, एल डी आई अपॉन डी टी बेटा, पर उसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी क्या कर रही है, चार्ज भेज रही है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एल डी आई अपॉन डी टी, वो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी था, बैटरी को प्लस एल डी आई अपॉन डी टी देना पड़ा ताकि करंट को मेंटेन कर सके। कर लिया जी। डी डब्ल्यू क्या आ गया बेटा, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया, आई हो गया बेटा, एल आई डी आई, एल आई डी आई, जब इंटीग्रेट करूंगा तो एल बाहर निकल गया, आई डी आई का इंटीग्रेशन बोलो, आई स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। ये वर्क डन आपका बेकार नहीं गया, ये इसी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है। किया आपका किया हुआ वर्क किसी और का किया हुआ वर्क कभी बेकार नहीं जाता, वो जिसके ऊपर वर्क किया होता है उसी बॉडी में किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो जाया करता है या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाया करता है जी। अब मैं हाथ घुमा के अगर वर्क करता हूँ, कान के नीचे एक बजा देता हूँ, तो सारा का सारा हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, बेकार तो जाएगा नहीं। आगे बेटा, चलो भाई आगे बढ़े, और आगे हमारे पास आ गई एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, ये तो पता है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं बेटा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम ना, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ क्या है, स्मॉल एल। अरे इसी रीजन में ना भाई, एनर्जी तो इसी रीजन में होगी, कितना वॉल्यूम है, ए इंटू स्मॉल एल, कैपिटल एल तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है। तो लिख देते हैं जी, एनर्जी क्या थी, हाफ एल आई स्क्वायर थी ना बेटा, डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या आ गया, ए इंटू एल, और एल क्या था अभी निकाला हमने भाई सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, यही था बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन एल, एल कैंसिल हो गया, क्या बना, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, है ना बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये बना जी हमारे पास। ऐसा करते हैं, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं और म्यू नॉट से डिवाइड करें तो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, पर यार ये तो बी है, मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलेनॉइड, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी का जो है यूनिट है बेटा, ये डायमेंशन किससे मैच करता है,
प्रेशर से। तो अगर कोई आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रेशर कितना है जो एक्ट कर रहा है सोलेनोइड के ऊपर, तो ये है B²/2μ0 है बेटा। ये तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कैपेसिटर वाले चैप्टर में निकाली थी हमने। हाफ C/2 वहाँ हमने C की वैल्यू डाली थी ε0A/d, तो ये आ गया था हाफ ε0 × E², है ना, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। चले बेटा आगे, लो भाई इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एलसी ऑसिलेशन करने से पहले ये बाद में करवाता हूँ, मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूँ काहे की के म्यूचुअल इंडक्शन की इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम लोग। तो म्यूचुअल इंडक्शन की इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या बोलने वाला हूँ जी। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, अपने ही कॉइल में अपने आप में ही करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना, करंट कम हो रहा है तो कम नहीं होने देना। ये तो काफ़ी जेन्युइन सी बात है, हम भी ऐसा ही करते हैं। अभी तुम घर जाओगे और घर जाके एक इंसान बोल रहा होगा कि यार आज बहुत है, स्कूल का काम भी है बॉस और विद्यापीठ वालों ने भी करवा दिया है, रिवाइज कर ले बेटा बैठ के। एक अंदर से और इंसान जागृत हो जाएगा, बोले सो जा, सुबह से निकला हुआ है, थक चुका है बुरे तरीके से, पढ़ने का टाइम नहीं है, जिंदगी बना सो के। तो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले दो इंसान तुम्हारे अंदर से पैदा हो जाते हैं। सेल्फ इंडक्शन में भी तो ऐसे ही हुआ, करंट ग्रो करना चाहता है, उसने ग्रो करने वाले को रोक दिया, फुट बोले यहाँ से इधर नहीं आना। करंट कम होने लगा तो उसको ग्रो करवा रहा है, ठीक है। तुम्हारे ही दो कॉन्ट्राडिक्टरी इंसान तुम्हारे अंदर से हो जाते हैं, जो कि एक बोलता है पढ़ ले यार कुछ कर ले, जिंदगी में बनना है तो कुछ कर ले, दूसरा बोला सो जा बेटा, इससे बढ़िया टाइम नहीं है सोने का तेरे। तो ये सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना तो नेचर में है, और अगर नेचर में है तो हर जगह दिखेगा, एवरीवेयर, ठीक है। इनर्शिया की तरह एक्ट करता है, मैंने बताया आपको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोई बॉडी अगर जैसे बेंच है तो धक्का मारूंगा तो चलने को तैयार नहीं है, और चलता चलता कोई बड़ी सी बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, उसको तुम रोकोगे तो तुम रगड़ेगे, अगर मास ज़्यादा है तो हालत खराब है। तो चलती बॉडी रुक के राजी नहीं है, और रुकी बॉडी चल के राजी नहीं है। यही तो हो रहा है दुनिया में हर जगह। म्यूचुअल इंडक्शन में लेकिन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन में ये है बेटा, तो बस बातें करें। म्यूचुअल इंडक्शन में ये है कि बत्ते के आगे जी 90 नंबर आगे से आप 99 मार्क्स आ गए जी फिजिक्स में। तो गौतम वाले को अगले को क्या बोलता है कि जाता जाता है नहीं उसने इसको देख खाम खा के नंबर ऊपर वाले ने दिलवा दिए, नकल नकल मार के लाया उन्हें पक्का। तो जब आप इस कॉइल में देखना बेटा क्या हुआ, इस कॉइल में आप करंट पास कर रहे हो, की ऑन की करंट पास किया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा। अबे इसमें तो सेल्फ इंडक्शन हुई, लेकिन पड़ोस वाली कॉइल को तकलीफ हो गई, गौतम को तकलीफ हो गई बत्ते के नंबर आने पे इस कॉइल में करंट ग्रो हुआ, इसमें तो सेल्फ इंडक्शन हुई ना बेटा। इस कॉइल में तो ना तो बैटरी ना लेना देना कुछ भी नहीं है, जबकि ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो गया, सो एज टू अपोज इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बड़ा इंक्रीज, उसको अपोज करने के लिए यहां पर करंट इंड्यूस हो गया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, ऐसे बेटा बढ़ रही है, बढ़ने नहीं दे रही, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा करंट इंड्यूस हो गया, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा तो साफ दिखेगा करंट इंड्यूस हो गया। तो पड़ोसी को जब तकलीफ हो जाए तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इसमें ग्रो करने लगा, सेल्फ ही हो रहा है, पर इस टाइम हम म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस करें ना बेटा। बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ेगा वो इससे लिंक हो गया, लिंक हो गया तो बोलेगा मैं तो नहीं बढ़ने देता बॉस, और उसको अपोज करना शुरू कर दिया, करंट इंड्यूस हो गया। ये म्यूचुअल इंडक्शन है, और ये भी बहुत नेचुरल है। और बहुत नेचुरल कैसे भाई, ऐसे कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, पड़ोस का एग्जांपल ले लो। पड़ोस में कहीं अगर किसी की लॉटरी निकल आई 1 करोड़ की, तो तुम लोग महीना भर उसको गाली निकालने से ऊपर वाले को भी गाली निकालोगे साथ में, बोले ऊपर वाले शर्म नहीं है, इधर को देख शक्ल देख सी आलू जैसी, इसको 1 करोड़ पे दे के बैठ गया, तो मेरे को 1 लाख ही देता कोई बात नहीं। तो उसका भी दुख है। लेकिन पड़ोस में कहीं आग लग जाए, कहीं चोरी हो जाए, तब भी तुम पूरे पड़ोस में घूमते हो, यार इसको इकट्ठा करो, नुकसान हो गया। ना नुकसान होने देना ना फायदा होने देना, जहाँ है वहीं बैठ रहा है बस। तो पड़ोसी के लिए अगर ऐसी कुछ आती है, ये पड़ोसी है भाई, इसको
म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन भी ऐसे ही बोलते हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, जिसमें बैटरी जोड़ी है वो कौन सी है बेटा, प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी है। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज करे और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो ऐसे को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे, व्हेन देयर इज चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, then magnetic flux linked with the secondary coil change, and hence EMF is induced in the secondary coil. This phenomena is known as mutual induction. आगे जी m phi 2 upon I1, अगर I1 1 यूनिट हो जाए तो m इक्वल टू phi 2 आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल। I1 1 यूनिट तो m इक्वल टू phi 2, coefficient of mutual induction is equal to magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flow through the primary coil. ये डेफिनेशन आगे जी। जब क्लास coefficient of mutual induction of two long solenoid, बेटा दो लॉन्ग सोलेनॉइड हमारे पास है। ये अंदर वाली कौन सी है बेटा, प्राइमरी, जिसमें करंट फ्लो करेगा बैटरी की वजह से। और ये बाहर वाली कौन सी है जी, सेकेंडरी। ये बाहर वाली बेटा ये बड़े वाली है, ये बाहर वाली सेकेंडरी बेटा। और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और चेक करने के लिए क्या, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। तो करंट हम की ऑन करेंगे प्राइमरी कॉइल में से और फिर चेक करेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। पर हमने क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अरे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे निकाला था, फाई निकाला था ना, यहाँ भी फाई निकाल लेंगे, phi 2, और phi 2 mi1 के बराबर इक्वेट कर देंगे, m आ जाएगा। चलो भाई निकालते हैं phi 2। क्या, लेट n1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n1 आ गए। l लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कॉमन लेंथ मान ली, चलो दोनों की l है फिलहाल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 क्या आ गया, n1 अपॉन l के बराबर आ गया बेटा, क्योंकि इसमें जब करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में आनी है। और n2 आ गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अब phi 2 कितना लिखूंगा, n2 इंटू b1 इंटू a, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट करनी है, प्राइमरी ने। b1 म्यू नॉट n1 स्मॉल n1 I1। तो मुझे फिर से क्या करना है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है और उसको mi1 से इक्वेट कर देना है। I1 कैंसिल हो जाएंगे, m निकल आएगा। तो बहुत सिंपल है, पहले वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n1 I1, या फिर ऐसे बोलो म्यू नॉट n1 अपॉन l इंटू I1। अब निकालोगे phi 2 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, क्या n2 b1 और a, लेकिन a कौन सा एरिया, छोटे वाला दोनों में से। थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। ये दोनों में से जो छोटे वाला एरिया है, छोटे वाला ही क्यों, ये तो सेकेंडरी का आना था, NBA सेकेंडरी का होना चाहिए था। छोटा वाला इसलिए बोला, देखो यहाँ सेकेंडरी का बड़ा कर दिया मैंने। अरे पर फील्ड तो इसी में है, इसके अंदर ही है, बाहर तो फील्ड ही नहीं है। और अगर सेकेंडरी छोटा होगा इसके अंदर होगा तो छोटे वाला इसका हो गया, फिर बाहर फील्ड है, हमारे काम की थोड़ा, हमने तो इसका एरिया देखना छोटे वाला। तो जिसका छोटे वाला एरिया होगा वो ए है आपका। तो आ गया जी, b1 आ गया म्यू नॉट n1 I1, या म्यू नॉट n1 अपॉन l इंटू I1। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल n2 b1 a म्यू नॉट n1 अपॉन l इंटू n2 इंटू a इंटू I1। इक्वेट कर दिया mi1 से बेटा, I1 कैंसिल हो गए। लो भाई आपके पास m आ गया।
कितना, म्यू नॉट n1 n2 a/l, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या था, म्यू नॉट n स्क्वायर a/l, n स्क्वायर की जगह n1 n2 आ गया, बाकी सेम फॉर्मूला। तो दोबारा चिपकाना शुरू हो गया, वही वाला पेज है अभी वो अगला अगला सम के दोबारा चिपका दिया मैंने बोले बोले एक पेज दो दो बार लिखूंगा, घर में मौका मिले ना मिले मैं क्या पहले खत्म करके बैठ गया था, बंदा फिर स्पीड से शुरू हो गया, वो कहाँ बंद करके बैठ गया। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स। अब आपके पास दो सर्कुलर कॉइल है बेटा, मैंने बाहर वाली प्राइमरी ले ली, अंदर वाली मैंने सेकेंडरी ले ली। बोलो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी इसकी, म्यू नॉट Ni/2r है ना, N1 I1/2r1, R1 इसका रेडियस है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है लिंक्ड विद सेकेंडरी, तो φ2 आ जाएगा N2 इंटू B1 इंटू πr2 स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो प्राइमरी की रहेगी बेटा, N2 इंटू B1 इंटू एरिया πr2 स्क्वायर, छोटे वाला लेना है हमने एरिया, क्यों, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है लिंक तो इतने एरिया के साथ ही होगी ना है बेशक सारे में, लेकिन लिंक तो इसी के साथ होगी ना, तो πr2 स्क्वायर। ये भी याद रखना कि अगर प्राइमरी छोटे वाला एरिया होता और सेकेंडरी ये वाला होता, तब भी हमने छोटे वाला एरिया लेना था फिर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है। तो φ2 निकालिए बेटा, N2 B1 π2 स्क्वायर, B1 की वैल्यू डाल दो और Mi1 से इक्वेट कर दो, ये m आ गया। मतलब हमेशा एक ही तरीका है कैलकुलेट करने का, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट करना हो, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना हो, करना यही है। चलिए नोट कर लीजिए जी, इसके आगे की कहानी अगली बार से ही, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्या, क्यों नहीं आएगा, कमाल है, जरूर आएगा, साथ में है जी।